हेलो एवरीवन, जेईई मेन 2021 की रिवीजन सीरीज में मैं संदीप कानोडिया आज आप इस एपिसोड में आपके लिए लेकर के आया हूं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। दैट इज द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस रिवीजन सीरीज। इसके बाद बस द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एक और छोटा सा चैप्टर अपना बचेगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, ब्लॉक्स, ये सब ऐसे थ्योरेटिकल चैप्टर हैं जिनको आप लास्ट मोमेंट पर एक बार एनसीईआरटी से अवश्य रिवाइज करके जाएं। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि कहीं और से प्रश्न आने की संभावना हो ना हो, इन चैप्टर से प्रश्न आने की संभावना 100% बनी रहती है। आप एनसीईआरटी का ढंग से लाइन टू लाइन रिवाइज करके जाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि अगर आप ढंग से रिवाइज करके गए हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास के साथ आप अगर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस में कोई आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है, कोई मेहनत करनी पड़ती है, नहीं। थ्योरेटिकल सा सवाल आता है, 1 मिनट में आंसर अगर आता है तो, नहीं आता तो फिर बैठे रहो वहां पे। व्हाट इज बीओडी, अब सोचते रहो व्हाट इज बीओडी, व्हाट इज सीओडी, सोचते रहो। एक छोटी सी लाइन है, अगर बीओडी का डेफिनेशन अगर आपको पता है कि व्हाट इज बीओडी, देन यू कैन करेक्ट योर आंसर, आप करेक्ट कर सकते हैं उसको। लेकिन अगर नहीं पता तो फिर नहीं पता। तो एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज जरूर करके जाएं, अवश्य करके जाएं। पूरा का पूरे ये सब चैप्टर मैं बार बार कह रहा हूं। और आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, रिवीजन सीरीज का सेकंड लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है, थ्योरी है। धैर्य के साथ सुनना, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना, मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं साथ में मिलकर के। कंपोजिशन ऑफ इन्वायरमेंट की अगर आप बात करें तो सबसे पहले होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? ये जो गैसियस इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं, दैट इज एटमॉस्फेयर। धरती पे जो गैसियस इन्वायरमेंट है, दिस कंप्राइजेज ए ब्लैंकेट ऑफ गैसियस लेयर अराउंड द अर्थ। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? वाटर उपस्थित जो है अर्थ में, अर्थ पर, धरती पर जो वाटर उपस्थित है उसे कहते हैं हम हाइड्रोस्फेयर। 96% पार्ट जो है अर्थ सरफेस का वो हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। लिथोस्फेयर जो अर्थ का सॉलिड पार्ट है, जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। और हम सब जो इस अर्थ क्रस्ट पर रह रहे हैं, जो इट रेफर्स टू द डोमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम ये रह रहे हैं, इसे कहते हैं बायोस्फीयर। हम सबको कहा जाता है बायोस्फीयर। तो मेरे भाई, सबसे पहला एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, हम सब मिलकर के बनाते हैं बायोस्फीयर। पोल्यूशन, प्लास्टिक के बैग का इस्तेमाल करे बिना रहा भी नहीं जाता, और करते हैं तो हानिकारक भी है। कृपया ना करें, मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। मेरी तरह, जैसे मैं घर से जब निकलता हूं तो मेरे पास मेरा एक बैग होता है, एक पानी की बोतल होती है। ये 2 नेसेसरी चीजें हैं। इसके अलावा थर्ड नेसेसरी चीज पैसे होने चाहिए, और फोर्थ नेसेसरी चीज आपके पास आपका फोन होना चाहिए। क्लियर? और 5वां नेसेसरी चीज कोई साधन हो तो ठीक है यार, वरना तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यूज करना ही है। लेकिन आप एक बैग अवश्य रखें, पानी की बोतल अवश्य रखें, कहीं भी यूज में आ सकता है। देखो, पोल्यूटेंट, सबसे पहले बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट विद हार्मफुल वेस्टेज अराइजेज मेनली फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। आदमियों को बदनाम किया जा रहा है, अब तुम ये गलतियां कभी मत करना जो इसमें सिखा रखी हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं पोल्यूटेंट। पोल्यूटेंट में क्या होता है? इन्वायरमेंट में जो नेचुरल सोर्सेस हैं उनसे भी आता है पोल्यूशन। जैसे मान लो कि पेड़ की पत्तियां हैं, पेड़ की पत्तियां वो गिर गई, तो वहां से भी पोल्यूशन अराइजेस होता है बेटा, गलेंगी, सड़ेंगी, है ना। पोल्यूटेंट और ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा तो होता ही है, तो वे कहलाते हैं पोल्यूटेंट। कंटामिनेंट केवल ह्यूमन एक्टिविटी से आता है। ह्यूमन एक्टिविटी, आदमी ने कहीं भी थैली प्लास्टिक यूज किया, फेंक दिया, कुछ भी सड़ा गला सामान फेंक दिया, वो ह्यूमन एक्टिविटी से आने वाला, फैक्ट्रियों से निकलने वाली चीजें, केमिकल्स, ये सब होते हैं कंटामिनेटेड सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अकर इन नेचर बट इट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी इनटू द एटमॉस्फेयर अफेक्टिंग द कंपोजिशन। सोर्स, जहां से पोल्यूटेंट आता है या कंटामिनेंट आता है उसे सोर्स कहते हैं। हम सब सोर्स हैं। सिंक प्रकृति, सिंक है जहां पर ये सब डाल दिया जाता है। द मटेरियल और मीडियम विच कंज्यूम्स और इंटरेक्ट्स विद द लॉन्ग लिव्ड पोल्यूटेंट, कई सारा जो पड़ा हुआ है
आपका जो कचरा आपने डाल दिया या प्रकृति से पाया गया, उनके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या जहां पर वो आया है उसे कहा जाता है सिंक। उसके बाद रिसेप्टर, एनीथिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द पोल्यूटेंट, उसे कहा जाता है रिसेप्टर, जो उससे प्रभावित हो गया। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिटिंग वैल्यू, ये प्रयोगों द्वारा बताया जाता है कि कितना प्रदूषण आप सहन कर सकते हैं, दैट इज threshold limiting value. This indicates the permissible limit of pollutant. लिमिट एक हफ्ते में आप कितना झेल सकते हैं, ये एटमॉस्फेयर टू विच अ हेल्दी वर्कर इज एक्सपोज्ड ड्यूरिंग आवर्स अ डे और 40 आवर्स अ वीक। 40 घंटे एक पूरे हफ्ते में आप जिस वैल्यू के साथ, जिस प्रदूषण के साथ रह सकते हैं बिना किसी हानिकारक प्रभाव के, तो उसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड लिमिटिंग वैल्यू, टीएलवी, और इसे प्रयोगों द्वारा पता किया जाता है। ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन की अगर बात करें, एयर पोल्यूशन कैसे हो रहा है, गैसेस से हो रहा है। इट इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन विच द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। दीज सब्सटेंसेस इंक्लूड गैसेज, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब पर्टिकुलेट मैटर सच दैट डस्ट, स्मोक, फ्यूम्स प्रकृति में ये भी इफेक्ट करते हैं बेटा एयर को, रेडियो एक्टिव मटेरियल और मैनी अदर्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं? दीज आर द पोल्यूटेंट विच आर इमिटेड डायरेक्टली सोर्सेज से, डायरेक्टली एनवायरनमेंट में जो छोड़े जा रहे हैं उन्हें कहा जाता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। जैसे पर्टिकुलेट मैटर जैसे एयर, स्मोक, डस्ट, ये डायरेक्ट छोड़े जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक गैसेज, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कहलाते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। आइए आगे है कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर बहुत ज्यादा हानिकारक है बेटा। सल्फर के ऑक्साइड, SO2, फिर SO3, फिर H2O के साथ H2SO4 और एसिड रेन, खत्म कहानी। ठीक है, आओ देखो, these are produced when coal containing sulfur is burned। सल्फर जब बर्न होता है, SO2 फिर SO3 फिर H2SO4 बन जाता है। हार्मफुल इफेक्ट एनिमल प्लांट्स पर पड़ते हैं, अस्थमा हो जाता है बेटा। वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ SO2 may cause respiratory disease, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा। In human beings it causes irritation to the eyes resulting tears, आंसू निकलने लगते हैं, ध्यान रखिएगा। its high concentration leads to the stiffness of flower buds, ध्यान रखिएगा। सल्फर के कारण स्टिफनेस होता है फ्लोर बर्ड्स में। Particulates matter present in the air can catalyze the formation of sulfur trioxide, H2O2, O3, ये सब SO2 को SO3 में कन्वर्ट होने के लिए कैटलाइज करते हैं, उसे कहते हैं कि तू SO3 में कन्वर्ट हो जा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। मेनली दो ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो NO होता है ये उतना ज्यादा हानिकारक नहीं होता, परंतु दिक्कत तब हो जाती है जब ये NO जो होता है बावड़ा हो जाता है और उस NO2 में चेंज हो जाता है। वो NO2 खतरनाक है, अब देखो, या ऐसे याद रखना, जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे खतरनाक होता जाता है। हाँ जी, लाइटनिंग डिस्चार्ज रिजल्टिंग इन द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके क्या बनाते हैं? NO। कंबशन ऑफ गैसोलीन इन ऑटोमोबाइल्स, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और कोल, इनसे NO बनता है। हार्मफुल इफेक्ट, नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO उतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है, बट इज वेरी अनस्टेबल एंड चेंजेस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज टॉक्सिक इन नेचर, जहरीला होता है। दीज इफेक्ट्स आर एज फॉलोज, इसके इफेक्ट जो है वो इस प्रकार से हैं। ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एंड दस डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ ओजोन, ओजोन की डेंसिटी घटाता है, NO2, ध्यान रखना। इट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डैमेज द लंग्स, फेफड़ों को भी प्रभावित करता है। उसके बाद है हायर कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डैमेज द लेवल ऑफ प्लांट्स, लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की रेट को घटाता है, ऑक्सीजन की कमी कर रहा है, ध्यान रखना। इट कॉजेज क्रैक्स इन रबर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कार्बन के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% ही होनी चाहिए, लेकिन बढ़ रही है, अब क्या करें? घटाएं इसको कृपया। मेजर सोर्सेज, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ड्यूरिंग द CaCO3, उससे CO2 बनेगा आपका। इमिटेड ड्यूरिंग द वोल्केनिक eruptions, CO2 is released into the atmosphere by respiration. Harmful effect, deforestation and burning of fossil fuels increase the CO2 level, which mainly
फोरेस्टेशन मतलब आप जंगलों को जो काट रहे हैं और फॉसिल फ्यूल जो जल रहे हैं उससे जो CO2 प्रोड्यूस होती है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सहन नहीं कर पाएंगे, बिजली महंगी होती जा रही है, पैसे होंगे नहीं, नौकरियां घटती जा रही हैं। देख लो CO2 का लेवल अब भी घटा लो ताकि एसी की जरूरत ही ना पड़े, वरना बिल नहीं भरे जाएंगे, वही ध्यान रखना। आओ आगे चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बचपन में पढ़ते थे अपन के कमरे में अंगीठी जला करके, आग जला करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इनकम्प्लीट जो ऑक्सीडेशन होता है या बर्निंग होती है कार्बन की, कोल की, उससे CO और वो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बार चिपकी तो चिपकी ब्लड के साथ, उसके बाद वो छोड़ती नहीं है, तो ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है बॉडी में वो घट जाती है, आदमी सोई खेल खत्म हो जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, जैसे कोरोना में हुआ। आओ देखो, ध्यान दो, कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कलरलेस एंड ऑडरलेस गैस, पता भी नहीं चलता कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है क्या अंदर। हाँ जी, रिलीज्ड बाय द ऑटोमोबाइल्स in complete combustion of coal, firewood, petrol, etc. by the dissociation of CO2 at high temperature. Harmful effect वो hemoglobin वाला Its concentration in blood when reaches 3 से 4% हो जाता है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की जो होती है वो घट जाती है। द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रिजल्ट इनटू द हेडेक, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी अगर ब्लड में तो सर दर्द करने लगेगा, वीक आई साइट हो जाएंगी, नर्वसनेस आ जाएगी। एक्सरसाइज करें जिससे ऑक्सीजन लेवल बढ़े और नर्वसनेस ना आए, ठीक है, ध्यान रखना। Its harmful effect on the plants when the concentration is 100 ppm or more, 100 ppm या उससे ज्यादा हो जाता है तो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है नेचर में, ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, वाटर वेपर, CFC, ये कैपेसिटी होती है, ये क्या करते हैं, हीट को पकड़ के बैठ जाते हैं। सनलाइट आ रही है, ये गैसेज क्या होते हैं, ग्रेट हीट अब्जॉर्बर होते हैं, हीट को पकड़ के बैठ गए, छोड़ेंगे नहीं उसको। धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है इनके अमाउंट की वजह से। एक ऐसा होता है ना, ऐसे होते हैं ना जो पकड़ के बैठ जाते हैं किसी चीज को, उसको छोड़ते नहीं, बस जाने उससे लाइब्रेरी से किताबें लेकर के आते थे, हमारे साथ भी थे ऐसे, 10 किताबें लेकर के आते थे, बोल 9वीं वापस जमा कराऊंगा, एक नहीं कराऊंगा, होते थे ऐसे। फिर उसे एक किताब को आते दाम पर बाहर बेच के आते थे, नालायक, बोले आप ठीक है आप समोसा खाएंगे क्या इससे, ऐसे ऐसे भी होते हैं। तो उसी प्रकार से ये गैसेज ऐसी हैं जो हीट को ऑब्जॉर्ब तो कर लेते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है, उसके कारण से टेम्परेचर धरती का बढ़ता जा रहा है, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसके कारण। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो पोलर साइड्स है वहां की बर्फ जो है वो पिघल रही है, जिससे वाटर सी लेवल बढ़ रहा है, और ऐसा लगता है जैसे आने वाले समय में अगर सारी बर्फ पिघल जाएगी, बस समझ गए होंगे आप। उसके बाद ग्लोबल टेम्परेचर इससे बढ़ता है, इंसिडेंट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इससे होती हैं, जैसे ये कोरोना इन्फेक्शन इसी से चल रहा है, ठीक है, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्लीपिंग सिकनेस सब इसी से होता है। उसके बाद आगे बात करें एसिड रेन, वर्षा के जल की जो पीएच होती है वो 5.6 के आसपास होती है, और इसका कारण ही ये है कि CO2 H2O के साथ कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड, तो थोड़ा सा पीएच जो होता है वो एसिडिक होता है, वाटर का ध्यान रखिएगा CO2 के कारण। नाइट्रोजन और सल्फर जो आए ये परेशान कर देते हैं, अब ये इसकी पीएच को और घटा देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन और सल्फर जो होता है वो H2SO4 और HNO3 बना देता है। ये स्ट्रॉन्ग, ये तो फिर भी वीक है, बेचारा मरा पड़ा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बहुत ज्यादा H+ कंसंट्रेशन देते हैं, जिसके कारण पीएच बहुत ज्यादा घट जाती है। और समझ रहे हो ना तुम, अगर एसिड गिर जाए तो क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, हार्मफुल इफेक्ट ट्रीज पर, प्लांट्स पर, डिसॉल्व एंड वॉशेस अवे न्यूट्रिएंट्स नीडेड टू देयर ग्रोथ, जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं उनको खराब कर देते हैं। ये जो एसिड वाला जो वाटर होता है वो समुद्रों में जाता है, जिससे वहां में समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो मर जाते हैं बेचारे, वहां से फिर प्रदूषण होता है, वो मरे पड़े रहते हैं उसके अंदर, वहां से प्रदूषण होता है, ठीक है। वेरी बैड इफेक्ट ऑन एक्वस, बता दिया मैंने, एसिड रेन, ताजमहल इसकी वजह से डैमेज हो रहा है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर ये सब डैमेज होते हैं इससे। उसके बाद पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, वायबल पार्टिकुलेट्स, इनकी लाइफ जो होती है, ये पोल्यूटेंट जो होते हैं ये पैदा होते हैं और मर जाते हैं, ऐसे होते हैं, जैसे फंगस लग गई कहीं पे, वो कब आई कब गई पता ही नहीं चलता,
तो ऐसे जो होते हैं वो वायबल पार्टिकुलेट्स कहलाते हैं। नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स क्या होते हैं, जैसे जो हटते नहीं है, जो अपने आप नहीं हटते, आगे तो आगे, जैसे नॉन वायबल जैसे स्मोक है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल फॉर्म ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सिगरेट जलाओगे तो उससे स्मोक पैदा होगा। नॉन वायबल जो पोल्यूटेंट ऐसा होता है, पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट जो टूटता नहीं है, डस्ट हो गया, आपका मिस्ट हो गया, दीज आर द प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द स्प्रे ऑफ लिक्विड लाइक हेर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, जो फसलों पर छिड़का जाता है उसकी वजह से मिस्ट, और उसके बाद फ्यूम्स। अब आगे बढ़ते हैं, स्मोक की बात करते हैं। स्मोक क्या होता है? दिस इज द कॉमन फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। स्मोक और फोग इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसे स्मोक कहा जाता है। क्लासिकल स्मोक जो होता है कूल ह्यूमिड क्लाइमेट, अकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में पाया जाता है, नमी जहां ज्यादा होती है। इट कंटेन स्मोक, फोग, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग स्मोक, इसे रिड्यूसिंग स्मोक कहा जाता है। फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहा जाता है, ध्यान रखना। These type of smoke result the formation of action of sunlight on the unsaturated hydrocarbon and nitrogen dioxide, nitrogen oxides released by the vehicle and industries. It has high concentration of oxidizing agent, photochemical oxidizing और classical जो है वो reducing, and therefore called as oxidizing smoke. Formation of photochemical smoke कैसे कैसे बनता है, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें, जैसे NO2 सनलाइट की प्रेजेंस में NO और ऑक्सीजन, फिर वापस NO2 बनता है, ये सब चलता रहता है। ऑक्सीजन O3 बनाता है, NO3 के साथ फिर से NO2 बना देगा, CH4O3 के साथ फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, इसी तरह से एक्रोलीन और PAN पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ये सब फोटोकेमिकल स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन। ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ओजोन एक्चुअली बहुत अनस्टेबल होता है, वो ऑक्सीजन के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पाया जाता है, ऑक्सीजन के साथ इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पाया जाता है। थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल एंड डिकम्पोजिशन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम पाया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ डिकम्पोजिशन। इसके कारण ओजोन की लेयर जो खराब हो रही है, ओजोन होल हो गया है जो अपर एटमॉस्फेयर में, प्रिवेंट ओजोन की जो लेयर होती है वो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो यूवी रेज होती हैं उनको रोकती है, उनको ऊपर के ऊपर ही रोक लेती है। अगर वो धरती पर आ जाएंगी तो इससे बहुत सारी समस्याएं, अपने ग्लोबल वार्मिंग एटसेट्रा ये सब क्रिएट होता है बेटा इससे। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, रिसेंट ईयर देयर हैव बीन रिपोर्ट दैट डिप्लीशन ऑफ दिस लेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल इन द स्ट्रेटोस्फेयर, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोराइड, CCl4 आर द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन, मतलब इसके खत्म होने के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है CFC, वो क्या कर देता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट करके देता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल। और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या करता है, ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, इस कारण से ओजोन जो है वो खत्म हो रही है। उसके बाद बात करें वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन अनडिजायर्ड मटेरियल जो आ जाता है वाटर में, उसे वाटर पोल्यूशन कहा जाता है। यूट्रोफिकेशन, द प्रोसेस इन विच एल्गी और ये सब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑक्सीजन, द प्रोसेस इन विच एल्गी लाइक ऑर्गेनिज्म रिड्यूस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। एल्गी अगर आ जाता है, एल्गी अगर पनप जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वाटर में ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो घट जाता है। इसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इट इज हार्मफुल फॉर एक्वेटिक लाइफ, पानी में ऑक्सीजन नहीं रहेगी, मर जाएंगे बेचारे जीव जंतु। तो इनको खत्म करने के लिए क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के उसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, पानी में बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो कि आपके वाटर पोल्यूटेंट होते हैं, उन वाटर पोल्यूटेंट्स को खत्म करते हैं। तो उनको कुछ ऑक्सीजन चाहिए होती है, उनको कुछ ऑक्सीजन का अमाउंट, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द बैक्टीरिया फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको एक ऑक्सीजन चाहिए होती है कि भाई हमें इतनी ऑक्सीजन दे दो, हम तोड़ के रख देंगे। वो जो ऑक्सीजन होती है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है, BOD कहलाती है। अब जितना ज्यादा पोल्यूशन उसको तोड़ने के लिए उतना ज्यादा BOD चाहिए, उतना ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर BOD की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, कितनी ज्यादा हो जाती है, 17 ppm के आसपास हो जाती है, 15 से ऊपर हो जाती है, 15, 17, 16 हो जाती है, तब खतरनाक स्थिति में वाटर पोल्यूशन हो रहा है। और 5 ppm तक है तब कोई दिक्कत नहीं है, 5 ppm तक है तब कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। फ्लोराइड जो होता है, फ्लोराइड आजकल बड़ा सुन रहे हैं कि RO में बोले फ्लोराइड आ गया, पानी में फ्लोराइड आ गया। तो ये क्या करता है कि वाटर का जो दांत जो पीले हो जाते हैं उसके लिए फ्लोराइड रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्चुअली दांतों के इनेमल में ये पाया जाता है,
हाइड्रोक्सी पेप्टाइड पाया जाता है CH3PO4 का होल ट्वाइस CHOH का होल 2, ये पाया जाता है बेटा इसमें। और ये इसको क्या कर देता है, इसको फ्लोरेपेटाइट में कन्वर्ट कर देता है। ये फॉर्मूला सीधा पूछ लिया गया था, फ्लोरेपेटाइट क्या होता है, तो CH3PO4 का होल 2 CF2, दिस इज फ्लोरेपेटाइट। फ्लोरेपेटाइट क्लियर। तो एक्सेसिव फ्लोराइड हार्मफुल बोन्स के लिए। लेड की जो अपर कैंसर, लेड बोले मैगी में लेड आ गया, मैगी में लेड आ गया, बहुत बवाल मचाता, तुम्हें पता है। अब लेड वेड सब खत्म हो गए, वापस वैसे ही मैगी खा रहे हैं, ठीक है। आओ, तो लेड की जो है वो 50 ppm के आसपास होनी चाहिए बेटा। इससे ज्यादा अगर है तो वो डैमेज कर देता है किडनी, आपका लीवर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये सब ध्यान रखना। लेड बहुत खतरनाक चीज है। सल्फेट मॉडरेट लेवल इज हार्मलेस। सल्फेट इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन कर दोगे तो हार्मफुल है। नाइट्रेट मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 ppm है। इसके बाद अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो, एक्सेस ड्रिंकिंग वाटर में अगर आ जाता है तो डिजीज हो जाती है। इसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम या ग्लोबिनेमिया भी कहते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। वाटर स्ट्रीट K2Cr2O7 डाला जाता है जिससे कि केमिकल्स नष्ट हो जाएं, और ये K2Cr2O7 के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है आपको यहां पर, उसे हम कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद आगे बात करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड इट्स अबाउट utilizing the knowledge and principles of chemistry that would control the increasing environmental pollution। मेरे भाई काम जो करेगा ने वो केमिस्ट्री ही करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, फिजिक्स से तुम जी नहीं सकते, गणित से तुम जी नहीं सकते, तुम जियोगे तो केमिस्ट्री से जियोगे, क्योंकि केमिस्ट्री बताएगा कि कौन सा केमिकल डाल के किसे कहां रोकना है। समझ रहे हो ना बात को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं तुमको कि केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो। आइए अब प्रश्नों की तरफ। थ्योरी हम मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो था थ्योरी का वो एक्सप्लेन कर दिया है, एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर लेते हैं, बाकी तो सब मजाक मजाक की बातें हैं। विच इज रोंग विद रेस्पेक्ट टू अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज ह्यूमन बीइंग टू प्रोटेक्ट अवर एनवायरनमेंट यूजिंग प्लास्टिक बैग। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल रोकें। जब भी घर से निकलें एक थैला लेकर के निकलें, उसमें पानी की बोतल जरूर लेकर के निकलें। पानी कभी भी आप जरूरी हो सकता है, थैला कभी भी जरूरी हो सकता है, कोई भी चीज उसमें डालनी पड़ जाए। बाकी चीजें सेकेंडरी हैं, ये चीजें प्राइमरी हैं। वाटर बोतल हमेशा साथ में रखें, ठीक है। पॉल्यूशन से बचें, देश को बचाएं और प्रकृति के में योगदान निभाएं अपना विकास में। यूजिंग प्लास्टिक बैग शुड बी अवॉइडेड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर है, बहुत आसान है। कह रहा है बीओडी, अरे मेरे भाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड था ये, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बीओडी जो होता है दैट इज बायोकेमिकल। इतने सरल सरल प्रश्न आते हैं, बताओ। अब बायोकेमिकल नाम पढ़े हो तब तो आता है, नहीं पढ़े तो नहीं आता। क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या कहता है, देखो। नेक्स्ट प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर है। द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर बिटवीन 10 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक जो है सी लेवल पर, उसे क्या कहा जाता है? उसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। 50 किलोमीटर तक का जो है उसे क्या कहा जाता है? उसे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। क्लियर। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर है। एडिशन ऑफ फोस्फेट फर्टिलाइजर्स टू वाटर बॉडीज कॉजेज। वाटर में अगर फोस्फेट डाल दिया जाता है तो उससे एल्गी जो होता है वो बढ़ जाते हैं। एल्गी जो होता है वो बढ़ जाता है। फोस्फेट फर्टिलाइजर टू वाटर बॉडीज कॉजेज इनहांस्ड ग्रोथ ऑफ एल्गी। उसके बाद ऑक्सीजन की सब वो घटता है, सारा सब होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है अगला प्रश्न? नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर मैं मूव करूं तो अगला प्रश्न है वाटर सैंपल विद बीओडी वैल्यू 4 ppm एंड 18 ppm। तो 4 ppm का मतलब क्लीन वाटर हो गया, 18 ppm मतलब पोल्यूटेड है, तो क्लीन एंड हाईली पोल्यूटेड वाटर। यस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी अभी मैं पीपीएम के बारे में बता रहा था। 17 ppm से ज्यादा या 17 ppm हो जाता है तब बहुत खतरे की घंटी बज जाती है। क्लियर। देखते हैं आगे अगला प्रश्न क्या कहता है। यार मजेदार चैप्टर है, मजा आ गया मुझे तो मजा आता है इन चैप्टरों में, तुम्हें पता नहीं क्यों नहीं आता। रटना है। एक्सेसिव रिलीज ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर रिजल्ट्स इन, यस, ग्लोबल वार्मिंग। CO2 जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, ये तो पता ही है कि CO2 जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? बहुत सरल से छोटे छोटे से प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि द हायर कंसंट्रेशन ऑफ विच गैस इन एयर कैन कॉज स्टिफनेस। मैंने कहा था SO2 जो होता है वो स्टिफनेस कर रहा है, स्टिफनेस ऑफ फ्लावर बर्ड्स
इनमें स्टिफनेस करता है SO2, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न मेरे सामने है, मेरी स्क्रीन पर क्या कहता है देखो। एयर पोल्यूशन दैट अकर्स इन सनलाइट, मैंने कहा था इसे क्या कहा जाता है, इसे ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहा जाता है। सनलाइट की प्रेजेंस में होने वाला क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग, और जो आपका क्लासिकल जो था उसे हम रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मुझे कि द गैस लीक्ड फ्रॉम स्टोरेज टैंक ऑफ यूनियन कार्बाइड प्लांट इन भोपाल गैस स्ट्रेटजी में जो गैस था वो कौन सा था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था। याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट वो गैस था जिसकी वजह से भोपाल गैस जो हुई थी ट्रेजेडी वो हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे सामने मेरी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि द मैक्सिमम परमिशेबल कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर इन ड्रिंकिंग वाटर, कॉपर कितना होना चाहिए, 3 ppm कॉपर होना चाहिए, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। 3 ppm होना चाहिए, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ हमने एक और चैप्टर अपना खत्म कर लिया है, दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। आप अच्छे से मेहनत करें, लगे रहें पूरी लगन के साथ, और बस जस्ट सेकंड लास्ट चैप्टर इस सीरीज का, और इसके बाद मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।